Sure, let us start. Yesterday we did a quick revision of whatever topics we covered from this topic. We ended at internal economies. Now we are continuing further with internal diseconomies. Again, I want to know from someone if you can answer this, so then I can, get that assurity that whatever I'm trying to tell you, you're understanding that. So please tell me, do you understand what is the meaning of economies of scale? Because if you don't understand the logic or the concept of this, then all other things are useless. What do you mean by economies of scale? Anyone? You can unmute and speak. सर जब Hmm. वो वॉल्यूम ऑफ ये प्रोडक्शन इंक्रीज होता Hmm. तो फिर कॉस्ट वगैरह पर यूनिट उसमें रिडक्शन होता तो फिर Correct. एडवांटेज रहता है। Yes. हाँ Whenever the मतलब scale यानी तुम्हारा scalability of the business. Whenever the scalability, the volume of business increases, it gives you some benefits which in turn helps you reduce your cost per unit, and that is happening because आप उस स्केल पे काम कर रहे हो। तो आपका स्केल जब बढ़ता है, आपका वॉल्यूम जब बढ़ता है, तो it comes up with some additional benefits, and those benefits will ultimately result into reduction in the cost per unit, which we treated as economies of scale. Today we are going to discuss some of the internal diseconomies. डिसइकोनॉमिक्स मतलब क्या? डिसएडवांटेजेस विच आर इंटरनल टू द फर्म। तो क्या ये जो इंटरनल डिसइकोनॉमीज है, क्या इससे किसी और फर्म को कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? आंसर इज नो। जब मैं बात कर रहा हूं ना इंटरनल इकोनॉमीज या इंटरनल डिसइकोनॉमीज, इससे हमको फर्क पड़ेगा। इट विल ओनली इम्पैक्ट द फर्म। जो दूसरे फर्म्स है, जो दूसरे इंडस्ट्रीज है, जो दूसरे कंपनीज है, उनको हमारा स्केल बढ़ने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका कॉस्ट पर यूनिट कम होने वाला है, आपको बेनिफिट मिलने वाला है या आपका नुकसान होने वाला है, इट विल पर्टेन टू द फर्म। बाकी कंपनीज को, बाकी फर्म्स को इसका इफेक्ट नहीं होने वाला है। सो जब आपका स्केल बढ़ता है, तो इट comes up with some positive things, no doubt, but there can be some negatives also, which are nothing but disadvantages, which are internal to the firm and accrue to the firm when it over expands its scale of operation. आप स्केल बढ़ाते हो, फायदे लेके आएगा, बट कभी कभी या एक लेवल के बाद आपको फायदे कम, नुकसान ज्यादा मिलेंगे बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग एट अ वेरी हाई स्केल। व्हाट आर दोस? पहला है मैनेजमेंट डिसइकोनॉमिक्स। जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उतना मैनेज करने को डिफिकल्ट। तो फिर क्या होता है? फिर टॉप लेवल का विजन और लोअर लेवल का विजन कभी मैच नहीं करता है, और उस चक्कर में होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स। टॉप लेवल वाले चाहते हैं कि हमारे सेल्स बहुत बढ़े, सो दे आर वर्किंग टू शिफ्ट, थ्री शिफ्ट, रिगरस पॉलिसीज। टाइम पे आना है, टाइम पे जाना है, छुट्टी अलाउड नहीं, ये नहीं, वो नहीं। दे आर बिकमिंग वेरी स्ट्रिक्ट बिकॉज दे वांट टू हैव हायर रेवेन्यूज। उनका गोल है, उनका विजन है, ये साल का सेल हमको लास्ट ईयर के सेल से 50% हायर चाहिए, तो हमें बहुत रिगरस काम करना पड़ेगा। बट ये ऑब्जेक्टिव लोअर लेवल तक पहुंचता ही नहीं है बिकॉज बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़ा काम चल रहा है। तो आपका जो वर्कर काम कर रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आपका सेल्स इतना बढ़े, आपका आपका खर्चा इतना कम हो जाए, नहीं। उसका उसका पर्पस सिर्फ उसका पर्सनल गेन्स है। तो उस केस में आप उसकी छुट्टियां मना करते हो, आप उसको ओवर टाइम काम करवाते हो, आप उसको उतना पे नहीं देते हो। तो वो बंदा ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो गलतियां कर रहा है, वो एरर्स कर रहा है, वो जानबूझ के फॉल्ट कर रहा है, जानबूझ के छुट्टियां ले रहा है। इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट
from the managerial perspective to manage so many resources, manage raw material, manage transport, manage people, because जितना बड़ा organization उतना handle करना मुश्किल. Okay, so this diseconomies occur primarily because of increasing managerial difficulties due to large-scale operations. It becomes difficult for top management to exercise control and to bring about proper coordination. बहुत बार कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट का बोलना है, वो नीचे तक आते आते इतना समय लग जाता है कि वो अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती है. मतलब we have seen very big organizations having a very big problem of communication. टॉप मैनेजमेंट का कम्युनिकेशन लोअर मैनेजमेंट तक ठीक से आता नहीं है. वो टॉप मैनेजमेंट उसके नीचे वाले लोगों को चिल्ला रहा है, वो बंदा उसके नीचे वाले लोगों को चिल्ला रहा है. एवरीवन इज ट्राइंग टू पुट दैट फॉल्ट ऑन समवन एल्सेस हेड. हमने तो किया था, इन्होंने नहीं किया, इन्होंने किया था, उन्होंने नहीं किया. वी तो कम्युनिकेटेड बट दे डिडंट लिसन. ये लोग बोल रहे ठीक से कम्युनिकेट ही हुआ नहीं था हमको. ऑल दीज प्रॉब्लम्स अराइज when your organization is working at a very very large scale as such. वहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है to handle so many resources. दूसरा है technical diseconomies. If a firm frequently changes its technology and use new technologies, because nowadays everything has become so dynamic, so dynamic. अब आप एक टेक्नोलॉजी को, लाइक फॉर एग्जांपल, आपका हर 2-3 साल में विंडोज बदलता है. करेक्ट है. आपका जो भी वर्किंग टेक्नोलॉजी है, नाउ एआई कमिंग इनटू पिक्चर, मशीन लर्निंग कमिंग इनटू पिक्चर, थिंग्स आर चेंजिंग सो रैपिडली. ऑनलाइन कमिंग इनटू मच मोर मार्केट देन द ऑफलाइन मार्केट्स. व्हाट इज हैपनिंग इज, अगर आप आपकी टेक्नोलॉजी को बार बार चेंज करते हो ना, तो आपके लोग एक टेक्नोलॉजी से एक्वेंट हो जाते हैं और आप उसको बदल देते हो एंड यू ब्रिंग अप समथिंग न्यू, मोर एफिशिएंट. बट वो चीज से वापस आपको उतना कंफर्ट आने में बहुत टाइम लग जाता है. और आपका कंफर्ट आता है और आप वापस यू चेंज टेक्नोलॉजी बिकॉज यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू अपग्रेड योर सेल्फ. बट इन दैट अपग्रेडिंग व्हाट हैपेंस, जो लोग, जो रिसोर्सेज उस टेक्नोलॉजी से जुड़ चुके थे ना, उनको वापस आप बोलते हो अब इस पे नहीं काम करना है, किसी और चीज पे काम करना है, देन दे विल स्टार्ट गेटिंग रिलक्टेंट एंड उनको काम में मजा नहीं आएगा. This was the problem when I was working with a company. We had an existing software. That software was doing its job in a pretty good manner. कोई उसमें कोई इशू नहीं था. बट उसमें से जो रिपोर्ट्स निकलते थे ना, वो रिपोर्ट्स उतने अच्छे होते नहीं थे जितने मैनेजमेंट को चाहिए. डेटा का इनपुट अच्छे से हो रहा था, कुछ लिमिटेड रिपोर्ट्स निकलते थे, बट बहुत सारे रिपोर्ट्स जो मैनेजमेंट को चाहिए वो नहीं मिलते थे. सो मैनेजमेंट केम अप विद अ न्यू सॉफ्टवेयर. उसमें उनको नया तरह से डेटा एंटर करना, नया तरह से रिपोर्ट निकालना, सब कुछ बिल्कुल अलग था. वी ट्राई टू ब्रिंग दैट न्यू सॉफ्टवेयर इन दैट कंपनी. और हमको जो हीट लोगों से मिला कि लोग तैयार ही नहीं थे. दे वर नॉट रेडी टू चेंज एंड यूज अ न्यू अपडेटेड सिस्टम. हम उनको कन्विंस करके थक गए कि ये आपका काम आधा कर देगा. उनको वो चीज कन्विंस ही नहीं हो रहा है. दे फील कि हम लोग एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से इतने फ्रेंडली हो चुके हैं कि हमें इसमें कोई बर्डन लगता ही नहीं. It's very difficult when you are trying to bring a change in a particular method of working. Then people will have, they are reluctant to any change. They will say no to any change because उतना प्रोटोकॉल फिक्स है, ये काम मुझे ऐसे टाइम पे करना है, ये की प्रेस किया तो ये होता है. they Everything is set. The moment you change the technology, you bring in new technologies, new machines, it is going to impact drastically. Of course it will increase the cost, no doubt. एंड वो जितना एडवांटेज आपको लगा था उसकी जगह पे वो आपको डिसएडवांटेजेस लगना चालू हो जाएगा. सो एक टाइम तक आप टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सकते हो एवरी नाउ एंड देन, बट आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट आपको दिखेगा कि इससे फायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान हो रहा है. नेक्स्ट यू हैव इज रिस्क बेयरिंग डिसइकोनॉमिक्स. द बिजनेस कैन नॉट बी एक्सपांडेड इनडेफिनेटली. ऐसा नहीं है कि आप हर एक फील्ड में घुस सकते हो. आपको लग रहा है कि भैया ये फील्ड में रिस्क है, लेट अस डाइवर्सिफाई, लेट अस हैव मल्टीपल प्रोडक्ट्स. बट उसको भी एक लिमिटेशन है. यू कैन हैव मैक्सिमम 7-8.
10 products, 15 products, 20 products, not beyond that. So the risk of the firm increases because of reduction in demand, change in fashion, introduction of new substitutes in the market. मतलब जरूरी नहीं है कि आपका एक ही एरिया बंद हो जाए, शायद आपका प्राइमरी या मेन सेगमेंट ही अपने आप में अगर बैन हो गया या होल्ड हो गया, तो बाकी के सेगमेंट्स आप कितने डाइवर्सिफाई कर लोगे तो भी वो उसको टेक केयर नहीं कर पाएंगे। आपने बहुत सारा पैसा पोर इन किया है, बहुत सारा पैसा लगाया हुआ है हर एक स्ट्रीम में, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू एक्सपांड बियॉन्ड अ पर्टिकुलर लेवल। एक तो उसमें एग्जिस्टिंग प्लेयर्स ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, आप उसमें मार्केट फुटफॉल करना चाहते हो तो आपको बहुत पैसा डालना पड़ेगा, बहुत मार्केटिंग करना पड़ेगा, और उतना करने के बाद भी जब वो फेलियर हुआ तो आपके रिसोर्सेज गए पानी में। उस चक्कर में ना आप एग्जिस्टिंग बढ़ा पाए, उस चक्कर में क्या हो गया, पैसा भी गया और नया बिजनेस जो हम एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहे थे उसमें हम ध्यान भी दे नहीं पाए, वहां भी नुकसान यहाँ भी नुकसान। तो एक लेवल तक आप बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हो, उसके बियॉन्ड आपको वो रिस्क को मैनेज करना मुश्किल है। तो उसके बाद भी देयर इज चांसेस ऑफ बिजनेस कोलैप्सिंग। बड़े बड़े बिजनेसेस इसलिए भी कोलैप्स हुए हैं बिकॉज ऑफ ओवर डाइवर्सिफाइंग एंड नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन अ सिंगल प्रोडक्ट। उस केस में यू आर टेकिंग अ वेरी बिग रिस्क ऑफ increasing the scale drastically but not able to manage a single business. You get market diseconomies, but ये जनरली कब होगा, एक लेवल को आप मैनेज कर ही सकते हो, जनरली इफ यू गो बियॉन्ड दैट लेवल तो उसके बाद एक्सपांशन क्रिएट्स एन नंबर ऑफ डिसइकोनॉमिक्स. A large firm is forced to spend more on bringing in storing raw material, selling of finished goods in the distant markets. आपको पैन इंडिया अगर काम करना है तो आपको ह्यूज स्टोरेज चाहिए, आपको ह्यूज मार्केटिंग चाहिए, इज गोइंग टू कम अप विथ, बिकॉज अमेजोन का जो यूएसपी है, इट इज वेरी 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 ग्रेट। आप रात को 12 बजे भी अगर ऑर्डर प्लेस करते हो और अगर प्राइम मेंबर हो तो अगले दिन सुबह 9 बजे गुड्स आपके घर पे। हैव यू एवर एक्सपीरियंस दिस ऑन अमेजोन? आप अगर एक दिन पहले रात को 11-12 बजे भी अगर ऑर्डर करते हो ना कोई चीज, तो वो अगले दिन सुबह 9 बजे आपके डोर पे आ जाता है। बट उन्होंने उसके लिए कितना स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक्स खड़ा किया है और कितना पैसा इन्वॉल्व है, लाइक इट्स ह्यूज मनी इन्वॉल्व, कि रातों रात आप प्रोडक्ट पैक हो रहा है, वो किसी सेलर के प्लेस से ट्रांसपोर्ट के थ्रू पास होके आपके सिटी में आके आपके डिलीवरी बॉय तक पहुंच के आपके घर तक आ रहा है इन मैटर ऑफ 7-8 आवर्स, वो भी रात का समय, इज नॉट अ जोक। सो यू हैव टू बी ऑन योर टोज ऑल द वेज। जितना आपका बड़ा बिजनेस उतना आपका लॉजिस्टिक्स स्ट्रांग होना चाहिए, अदरवाइज अगर आपका लॉजिस्टिक्स वीक है तो आप आपके प्रोडक्ट्स टाइम पे डिलीवर नहीं कर पा रहे, आप रॉ मटेरियल स्टोर नहीं कर रहे हो, आप बोल रहे हो ऑर्डर आएगा तब मटेरियल मंगाएंगे, तो आपका ऑर्डर आता है, आप मटेरियल मंगवाते हो, आप बनाते हो, आप बेचते हो, उतने समय तक वो कस्टमर का पेशेंस तो होना चाहिए ना। ऑल दिस थिंग्स बिकम अ प्रॉब्लम because you are trying to expand countrywide. You need to pour in great amount of money for huge logistics, for huge amount of storage and marketing. And last is financial diseconomies. They have to borrow a large amount of money. फिर कभी कभी अगर पैसा चाहिए और कुछ भी चाहिए, कुछ भी हद में चाहिए, तो आपको कभी कभी हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी मिलेगा, क्योंकि आपका बिजनेस अब दिख रहा है कि एक स्केलेबिलिटी के ऊपर जा नहीं सकता है, बट आप पुश कर रहे हो। दे अंडरस्टैंड कि आपका बिजनेस को स्टैग्नेंसी आ चुका है। दे विल नॉट गिव यू लोन्स एट अ वेरी लो रेट, दे विल गिव यू लोन्स बट एट अ वेरी वेरी हाई रेट, एंड इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी वेरी मच बैड। तो इनिशियली जब आप बिजनेस बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो, आपको मिलती है इकोनॉमीज और आपका एवरेज कॉस्ट कम 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 हो रहा है इस पॉइंट। इनिशियली जब आप एक बढ़िया काम कर रहे हो, आप एक स्केल बढ़ा रहे हो, आपका एवरेज कॉस्ट, इफ यू सी एवरेज कॉस्ट मतलब पर यूनिट कॉस्ट ड्रास्टिकली गिर रहा है। बट एक पॉइंट के बाद अगर आपका आउटपुट बढ़ने लग गया तो आपको इकोनॉमीज नहीं, आपको डिस इकोनॉमीज, आपका कॉस्ट वापस बढ़ना शुरू हो जाएगा। कस्टमर्स रिजेक्शंस,
marketing cost higher, storage cost higher, logistic cost higher, financial cost higher, managerial cost higher, labor cost higher, raw material cost higher, everything will shoot up. So a company should try to maintain this level of economies. उसे स्केल पे काम करना बेटर है. ऑफ कोर्स यू कैन नॉट अवॉइड दिस. आपको अगर स्केलेबिलिटी बढ़ाना है तो आपको बहुत एफिशिएंट मैनेजमेंट लगेगा, और जो कि डिफिकल्ट है इस बड़े लेवल पे काम करने के. सो हाउ योर इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज अफेक्ट द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व. दिस इज व्हाट इट इम्पैक्ट्स. व्हेन द फर्म अक्रूज इंटरनल इकोनॉमीज, एलएसी कर्व वुड फॉल. जब तक आपको फायदा हो रहा है तब तक एलएसी कर्व गिरता रहेगा. बट द मोमेंट firm receives internal diseconomies, LAC curve would rise. जैसे ही नुकसान चालू हो गया आपका कॉस्ट कर्व ऊपर जाए. इसीलिए इंटरनल इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द यू शेप ऑफ द एलएसी कर्व. को याद है हमने एलएसी कर्व बनाया था, इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे एसएसी कर्व्स थे. अगर आपको याद होगा हमने कैसा एक डायग्राम बनाया हुआ था जिसको हमने बोलता कि ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, और ये जो बड़ा वाला है इसको हमने लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व दिया. तो ये यू शेप क्यों बनता है? बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल. आर वी गुड? प्लीज गिव मी अ थम्स अप. अनम्यूट करके बोलो तो बहुत बहुत ही बढ़िया. यस सर, क्लियर है. या एनी डाउट ओवर हियर, प्लीज लेट मी नो. कूल. ओके. अब इकोनॉमीज आपके इंटरनली काम से तो बन ही सकते हैं, बट देयर कैन बी सम फैक्टर्स विच आर आउट ऑफ योर कंट्रोल. कुछ बाहर के फैक्टर्स बदल रहे हैं बट आपको फायदा हो रहा है. कुछ बाहर के फैक्टर्स बदल रहे हैं और आपको नुकसान हो रहा है. दोनों भी हो सकते हैं. उनको बोलेंगे एक्सटर्नल इकोनॉमीज या एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज. सो फर्म इज व्हाट? फर्म इज अ यूनिट. द ग्रुप ऑफ फर्म्स इज कॉल्ड अ इंडस्ट्री. ऑफ कोर्स आप कभी भी काम करते हो, आप यू डोंट वर्क इन आइसोलेशन, यू वर्क विथ ग्रुप ऑफ फर्म्स. आपके जैसे मार्केट में हजारों लोग हैं और आप सब मिलके बनते हो एक इंडस्ट्री. व्हेन इंडस्ट्री expands, there are some advantages. These advantages are enjoyed by all the firms in the industry, so they are called external economies. These economies are open for all the firms, which means they are not related to a single firm. तो कोई बेनिफिट अगर सारे फर्म्स को साइमल्टेनियसली हो रहा है, अगर कोई चीज का फायदा सारे बिजनेस को साइमल्टेनियसली हो रहा है, देन दैट विल बी ट्रीटेड एज एक्सटर्नल. वो सिर्फ आपके या आपके बाजू वाले फर्म के लिए अप्लाई नहीं होता है. उस इंडस्ट्री में जितने भी फर्म्स काम कर रहे हैं सारे फर्म्स को उसका बेनिफिट होगा. उसको बोलेंगे हम एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, या सिर्फ एक्सटर्नल इकोनॉमी. स्केल का जरूरी यहाँ पे वर्ड नहीं है, बस स्केल हो ना हो, शायद एग्जिस्टिंग स्केल में फायदा हो सकता है. इंटरनल इकोनॉमीज ये स्केल से बनेंगे. एक्सटर्नल इकोनॉमीज में स्केल आ भी सकता है, स्केल नहीं भी आ सकता. पहला, इकोनॉमीज ऑफ लोकलाइजेशन और कॉन्सेंट्रेशन. लोकेशन ऑफ सेवरल फर्म्स एट वन प्लेस मेक सर्टेन फैसिलिटीज अवेलेबल. लाइक लोकल अथॉरिटीज में डेवलप रोड्स. रोड जब बनता है तो सिर्फ आपके लिए बनता है कि सबके लिए बनता है? सबके लिए बनता है. तो अगर आप चार पांच लोग मिलके एक इंडस्ट्री खड़ी करते हो और एक एक विलेज जाके आप इंडस्ट्री डालते हो, आप जाके एक फैक्ट्री डाल रहे हो, आपका आपका एक राइवल है वो जाके उधर एक फैक्ट्री डाल रहा है, और कोई बंदा है वो जाके वहां पे फैक्ट्री डाल रहा है. क्या होगा? उस गांव में अगर सड़कें नहीं होंगी तो अगर आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ वहां पे करोगे ना, गवर्नमेंट विल कंस्ट्रक्ट रोड्स ओवर देयर. रोड्स बनेंगे, वहां पे आपके व्यवहार होंगे तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लेबर वर्क मिलेगा. आप उधर जाओगे तो बैंकिंग फैसिलिटीज बढ़ेंगे, यूपीआई बढ़ेगा, टेलीकॉम बढ़ेगा, इंटरनेट बढ़ेगा, सब चीजों का डेवलपमेंट होगा और वो सबके लिए होगा. वहां पे रोड बनेंगे तो सबके लिए बनेंगे, बैंक आएगी सबके लिए आएगी. सो local authorities will develop roads, communication, power, irrigation, etc. Facilities like banking, insurance, labor will come up in this area and they will benefit all the firms in that place.
So if you get infrastructural benefits, then those benefits are going to give you economies, means reduction of cost. मान लो अगर आपके पास उधर रास्ते नहीं है, रोड नहीं है, तो आपको बहुत डिफिकल्ट है गुड्स को आपके जगह से कस्टमर की जगह तक पहुंचाना। बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं है तो पेमेंट करना, पेमेंट लेना बहुत मुश्किल है, खर्चा बढ़ जाएगा। आपको जाना पड़ेगा पेमेंट देने के लिए, उसको वहां से आना पड़ेगा पेमेंट देने के लिए। ऑल दैट थिंग्स विल चेंज। अगर बैंकिंग फैसिलिटीज हो गए तो वो वहां से एनईएफटी कर देगा, खर्चा कम हो जाएगा। So if certain improvements are happening on infrastructural front, then you get economies like any other firm in that specific area. फिर economies of disintegration or specialization. Production of goods can be split into different parts and each firm can take up one part of the production. मतलब instead of मैं पूरा रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाऊं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कार बनानी है तो कार बनाने वाली कंपनी कार बनाती ही नहीं है, सारी सारे काम आउटसोर्स है। एक कंपनी है जो टायर सप्लाई करती है, दूसरी कंपनी है जो सीट और सीट कवर ये करती है, सप्लाई करती है। एक है जो आपका इंजन एंड गियरिंग सिस्टम सपोर्ट करती है। एक है जो आपके डोर्स, आपका बोनेट, उसके पार्ट सप्लाई करती है। मतलब अगर हम सब ऐसे एक एक पार्ट को डिवाइड कर ले तो वी विल गेट द बेनिफिट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। मतलब कंपटीशन कम हो जाएगा आपके और मेरे बीच में। आप कुछ और काम कर रहे हो, मैं कुछ और काम कर रहा हूँ, व्हाट विल हैपन, आप जिस काम में स्पेशलाइज्ड हो आप वो काम करोगे और आप वो काम बेस्ट कर पाओगे, विच विल हेल्प इन इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ईच फर्म। इफ आई एम गुड इन मेकिंग इंजन एंड ऑल दोस पार्ट्स, तो मैं सिर्फ वही काम करूंगा, फिर आप इंजन में एंटर नहीं करना और मैं आपके काम में एंटर नहीं करूंगा। तो यू गेट द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट एंड इट हेल्प्स इन डिसइंटीग्रेशन। सब जन अपना अपना एरिया संभाल। दिस डिविजन ऑफ लेबर हेल्प्स टू प्रोड्यूस मोर आउटपुट एंड रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मुझे अब मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है ना, मुझे अब मेरा प्रोडक्ट, बिकॉज मेरा प्रोडक्ट पूरा अलग है, उसके प्रोडक्ट पूरा अलग है, तो मेरा मार्केट अलग है, उसका मार्केट अलग है, तो मुझे हेवी मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है कि मुझे मेरा प्रोडक्ट सेल करना है। नहीं, marketing can be very normal. I don't need to spend huge in marketing, not at all required. It's going to save my cost. मुझे बाकी के पार्ट्स को आउटसोर्स करना, बाकी के पार्ट्स के लिए लोगों को हायर करने का काम ही नहीं है, मुझे वो पार्ट्स में एंटर ही नहीं करना। तो मेरा बाकी का खर्चा कम हो जाएगा। मुझे R&D नहीं करना है, मुझे मार्केटिंग नहीं करना है, मुझे बाकी के पार्ट स्टोर नहीं करना है। तो जितना मेरा एरिया है उतना ही मुझे काम करना है। इट विल हेल्प सेव योर कॉस्ट। Economies related to information services. All the firms in the area deliver the same goods. Information can be shared among the firms about raw materials, skilled labor, marketing, etc. होता है ना कभी कभी कि यार मेरे इधर लेबर का इशू है, तेरे पास होगा तो भेज दे, तेरे पास भी जो लेबर है वो मेरा भी काम कर सकते हैं। या मेरे पास मटेरियल नहीं है, मुझे अर्जेंट ऑर्डर करना है, तू मुझे अभी के लिए तेरा मटेरियल दे दे, मुझे बाद में सप्लाई कर दूंगा। दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ योर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द फर्म्स। एंड फिर क्या होता है, फिर आप शेयरिंग ऑफ नॉलेज, शेयरिंग ऑफ सर्विसेज करते हो। मेरा मटेरियल सस्ते में आ रहा है, तेरा महंगे में आ रहा है, तो बेटर है जिससे मैं मंगवा रहा हूँ उसे तू भी मंगवा, तेरे भी कॉस्ट कम हो जाएगा। बट ये कब पॉसिबल है, अगर आपके बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। एक्सपेंडिचर ऑन दीज आइटम्स कैन बी रिड्यूस एंड देयर विल बी म्यूचुअल एडवांटेजेस टू ऑल द फर्म्स। तू तेरा लेबर मुझे दे दे, मैं मेरा मटेरियल तुझे प्रोवाइड करता हूँ। वी कैन हैव सम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड अकॉर्डिंगली तेरा भी फायदा, मेरा भी फायदा। एंड लास्ट वन, economies of producers organization. Collective research by all the firms on new products technologies will help reduce expenditure. जनरली क्या होता है, जनरली आप अगर अकेले R&D करते हो तो आपको खर्चा बहुत करना पड़ेगा, और ऑफ कोर्स फायदा भी आप ही को होगा, नो डाउट। बट इनिशियली उसका हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर योर रिसर्च टू गेट सक्सेसफुल इज वेरी डिफिकल्ट। अगर हम मल्टीपल फर्म्स मिलके साथ में रिसर्च करें तो कॉस्ट शेयरिंग हो जाएगा, और जो भी रिसर्च होगा उसके बेनिफिट्स हम सारे लोग उठा पाएंगे।
So if you decide to have a collective organization, decide to do collective marketing, collective research, collective development, in that case, such kind of working will help every firm who is part of that collection. जरूरी नहीं है कि सब लोग साथ आए, ये हमारा कोशिश रहेगा कि सब लोग साथ आएंगे तो फायदा होगा, साथ में नहीं आएंगे तो फायदा नहीं होगा. सिंपल. If they decide to work together, they can create some benefits. If they decide not to work together, there will be no economies coming outside. अगर आप सब लोग साथ मिलकर बोलते हो कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बैंकिंग फैसिलिटीज चाहिए, इंश्योरेंस फैसिलिटीज चाहिए, यस, टेलीकम्युनिकेशन चाहिए, फोन्स, इंटरनेट, 4G 5G चाहिए. सो जब 4G 5G आएगा वो सिर्फ आपके लिए नहीं आएगा, वो सबके लिए आएगा. एंड दैट विल गिव बेनिफिट टू ऑल द फर्म्स इन अ कलेक्टिव मैनर. बट ये सब आपके हाथ में नहीं है. ये सब इट विल बी अ कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशन और द इंडस्ट्रीज टुगेदर. आप अकेले कुछ नहीं कर पाओगे इसकी. इंटरनल इकोनॉमीज में पूरा आपका अकेले का हाथ है. एक्सटर्नल में पूरे इंडस्ट्री का कलेक्टिव एफर्ट्स चाहिए. जरूरी नहीं हमेशा एक्सटर्नल फायदे ही हो. एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज भी हो सकता है, एक्सटर्नल नुकसान भी हो सकता है. Diseconomies will accrue to the firm as a result of expansion in the output of the whole industry are termed as external diseconomies. अगर सारे इंडस्ट्रीज का आउटपुट साथ में बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी को नुकसान होगा. सो नुकसान क्या है? इंक्रीज इन द इनपुट प्राइसेस. When the industry expands, the demand for input increases. बस अगर हमारी इंडस्ट्री साथ में काम किया है, रोड, मान लो एक एरिया में पहले दो ही फैक्ट्रीज थे, पर उस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत अच्छी है, तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ वो दो ही फर्म्स रहेंगे कि धीरे धीरे 3 4 5 6 7 8 10 15 फर्म्स भी आएंगे? डोंट यू थिंक धीरे धीरे लोग बढ़ेंगे? यस. अगर एक जगह पे दो ही फैक्ट्रीज चल रहे थे, डिमांड बहुत ज्यादा है, तो क्या लॉन्ग टर्म में ये 2 के 10 फैक्ट्रीज और 10 के 20 फैक्ट्रीज भी होंगे? अरे बोलो रे. हाँ सर. तो जब इंडस्ट्री ग्रो होगा, जब इतने सारे फैक्ट्रीज वहां पे खड़े होंगे तो सबको रॉ मटेरियल चाहिए. When everyone wants raw material, there will be a raw material shortage. रॉ मटेरियल शॉर्टेज होगा तो जो ज्यादा दाम देगा उसको मटेरियल पहले मिलेगा, which will ultimately lead to what? Input prices will shoot up. इनपुट प्राइस लाइक ऑफ अभी काम लेबर लोग की शॉर्टेज है, सबको चाहिए लेबर लोग, स्किल्ड लेबर सबके पास चाहिए. तो जो ज्यादा वेजेस देगा आदमी उधर काम करेगा, वेजेस विल इंक्रीज, रॉ मटेरियल कॉस्ट विल इंक्रीज, इंटरेस्ट रेट्स विल इंक्रीज, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट विल इंक्रीज, एवरीथिंग विल शूट अप, and which will ultimately lead to the cost of production to rise. फिर प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज. फिर अभी रोड्स, टेलीकॉम, इंश्योरेंस, बैंकिंग, सब, पावर, सैनिटाइजेशन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सब चीजों पे अगर इतने फैक्टर्स खड़े हो जाएंगे तो सारा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है उसे प्रेशर आएगा. सबको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कब सबको वाटर चाहिए, सबको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए. इट विल क्रिएट अ ह्यूज प्रेशर ऑन ऑल दिस फैसिलिटीज, which will again increase in prices of prices. अब उसकी वजह से होगा बॉटलनेक्स. बॉटलनेक्स मतलब दिक्कतें, डिले इन प्रोडक्शन, बिकॉज हर बार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने वाला है. लाइट का कॉस्ट बढ़ गया, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ गया, तो आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे परवड़ता है कि नहीं ये बेचना इस रेट पे, बिकॉज अब सब लोगों को गाड़ी चाहिए बेचने के लिए, तो गाड़ी वाले ने भाव बढ़ा दिया है. अब मैं इसमें बेच पाऊंगा कि नहीं बेच पाऊंगा, ये तो डिपेंड करेगा मेरी कैपेसिटी के ऊपर. अगर मैं नहीं बेच पा रहा हूँ तो मेरे कस्टमर को गुड्स नहीं मिल रहे, एवरीथिंग विल बी गेटिंग डिसरप्टेड. इट विल क्रिएट गुड अमाउंट ऑफ हिंड्रेंसेस. बॉटल मीन्स का मतलब क्या? हिंड्रेंस. हिंड्रेंस बोलो या ऑब्स्टेकल बोलो या कोई तो इशू बोलो, प्रॉब्लम बोलो, इसको बोलते हैं बॉटलनेक्स. नेक्स्ट,
एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, जो कुछ रिसोर्सेज जो आप यूज कर रहे हो उनका कोई ना कोई लिमिटेशन है। तो नेचुरल रिसोर्स का नेचर तो एग्जॉस्टिबल है। सबको चाहिए तेल, बट तेल तो लिमिटेड है। सबको चाहिए पेट्रोल, बट पेट्रोल लिमिटेड है। सो दैट इज व्हाट्स गोइंग टू हैपन, इज अगेन गोइंग टू रिजल्ट इनटू हायर प्राइसेस, हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. Diseconomies may also rise due to exhaustible natural resources. Doubling the fishing fleet may not be leading to doubling of catching of fish और डबलिंग द प्लांट इन माइनिंग और ऑयल एक्सट्रैक्शन. आपने प्रोडक्शन डबल कर दिया तो डबल नेचुरल रिसोर्सेस मिलेंगे क्या? आपने ट्रिपल कर दिया तो क्या ट्रिपल मिलेंगे क्या? नहीं. जितने फिशेस अवेलेबल है उतने ही फिश आप यूज कर सकते हो. जितना प्लांटिंग अवेलेबल है, जितना माइनरीज में ओर अवेलेबल है, आयरन अवेलेबल है, जितना ऑयल अवेलेबल है, जितना पेट्रोल अवेलेबल है, उतना ही कंज्यूम हो सकता है. आपने एक्सपेंशन करने से रिसोर्सेस नहीं बढ़ा सकते हैं. And last one, diseconomies of integration. When the production of a commodity is disintegrated among various processes, it may prove disadvantages of setting a limit. Because अगर एक का फॉल्ट हुआ तो बाकी सब का भी काम कहीं ना कहीं अटक जाएगा. अब अगर टायर सप्लाई टाइम पे नहीं हुआ तो गाड़ी रेडी है बट टायर नहीं है, इट इज इम्पैक्टिंग द सप्लाई ऑफ टायर ऑल्सो. So this is a problem, and fault in any one unit may create problem for the whole industry because coordination का issues. एक ने टाइम पे सप्लाई नहीं किया तो फाइनल आउटपुट सप्लाई नहीं होगा. एक ने थोड़ा सा हल्का क्वालिटी का, लो क्वालिटी का गुड्स बना दिया तो उससे जो फिनिश गुड्स बनेगा उसमें कहीं ना कहीं एक सब स्टैंडर्ड क्वालिटी आ जाएगी. तो अगर आप सब कुछ अच्छा लगा रहे हो बट आपका इंजन ही खराब है, आपके आपके बॉडी पार्ट्स अच्छे हैं, आपके टायर्स अच्छे हैं, बट इंजन खराब है, what will be the message sent outside? That the car is not good. People are going to judge the entire finished goods being not good, even if one part is not actually effective. तो डिसइंटीग्रेशन से पूरी चेन बिगड़ सकती है. अगर स्टार्ट टू एंड पूरा मैं ही बनाता हूँ तो मैं क्वालिटी इंश्योर कर सकता हूँ, बट अगर 10 लोग मिल के आउटपुट बना रहे हैं तो क्वालिटी इंश्योर करना बहुत मुश्किल है. अब because of this external economies and diseconomies, result of external economies, the LAC curve of the firm shifts downward. अगर एक्सटर्नली फायदा हो रहा है, आपने इंटरनली स्केल भी बढ़ा दिया और एक्सटर्नली भी फैसिलिटीज बढ़ जाती है, तो आपकी जो पहले इधर कॉस्ट थी वो अब घट के इधर चली जाएगी. आपकी और कॉस्ट सेविंग होगी. मतलब अगर इंटरनल इकोनॉमीज प्लस एक्सटर्नल इकोनॉमीज मिल जाए तो आपका कॉस्ट ड्रास्टिकली गिर जाएगा. वही आपका इंटरनल इकोनॉमीज की वजह से आप, या इंटरनल फैक्ट्स की वजह से आप इधर हो और एक्सटर्नली आपको नुकसान हो रहा है. एक्सटर्नली डिसएडवांटेज ज्यादा है. रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही है, आपकी गलती नहीं है, गलती इंडस्ट्री की है. लेबर तुमसे ज्यादा पगार मांग रहा है, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती इंडस्ट्री की है. रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, नेचुरल रिसोर्सेस नहीं मिल रहे हैं, एक पार्टी गुड सप्लाई नहीं कर रहा है, ये सब फैक्टर्स आपको अफेक्ट कर रहे हैं जैसे उनको भी कर रहे हैं. और उस केस में आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा. अगर वो बंदा सप्लाई नहीं कर रहा है तो किसी और से मंगवाना पड़ेगा, और तुम जिससे मंगवाओगे ऑफकोर्स वो तुमको हायर रेट पे देगा कि उसको पता है कि तुमको जरूरत है उस चीज का. उस केस में आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा और आपका कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा. सो इंटरनल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज की वजह से ऐसा शेप आता है. ये इकोनॉमीज कॉस्ट कम कर रहे हैं, ये डिस इकोनॉमीज कॉस्ट बढ़ा रहे हैं. और एक्सटर्नल इकोनॉमीज की वजह से ये कर्व नीचे शिफ्ट हो जाएगा और एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज की वजह से ये कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए. ऊपर जा रहा है मतलब कॉस्ट बढ़ रहा है, नीचे जा रहा है मतलब कॉस्ट कम हो रहा है. सो ये होगा बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज और ये होगा बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमीज. आई होप यू एबल टू गेट दिस.
Yes. Yes, sir. We'll just take a 10 minutes का break. आप लोग प्लीज सारे इंटरनल एक्सटर्नल इकोनॉमीज डिसइकोनॉमीज के ऊपर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, गो थ्रू करो, ग्राफ वगैरह देखो. वंस वी फिनिश दैट वी विल मूव टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू. सो लेट अस टेक अ 10 minutes का ब्रेक, देन वी विल कंटिन्यू ahead. You all can leave. I will share a new meeting link.